हो जाए। दोस्तों अब आइए इस ऐप को हम ओपन करते हैं। हमने पहले ही डाउनलोड कर लिया है, इसे इंस्टॉल भी कर लिया है। अब ओपन करते हैं इसे। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से ये ओपन होगा और जो पहला पेज आएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट जितने भी प्रदेश में है वो सामने आपके आ जाएंगे। आप अपने से संबंधित डिस्ट्रिक्ट को यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए जिस डिस्ट्रिक्ट में आप काम कर रहे हो। चलिए हम यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिए हैं। अब इसके बाद यहाँ नेक्स्ट का ऑप्शन है, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। हमने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया दोस्तों, और क्लिक करने के बाद जो नेक्स्ट पेज होगा वो ये होगा। और यहाँ पे डेनी वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर दे रहे हैं। ये डेनी वाला क्योंकि हमारे मोबाइल को एक्सेस न करे इसलिए हमने क्लिक कर दिया। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं मोबाइल नंबर मांग रहा है, यहाँ पे इंटर मोबाइल नंबर। तो यहाँ वही नंबर देंगे जो आपके विभाग में रजिस्टर्ड है, अर्थात जिस पे एमडीएम की सूचनाएं आती जाती हैं, वही मोबाइल नंबर यहाँ पे देके और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। चलिए हम यहाँ पे अपना मोबाइल रजिस्टर्ड नंबर दे देते हैं। दोस्तों यहाँ हमने अपना मोबाइल नंबर दे दिया है। अब सिंपली हमको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। चलिए हम किस पे क्लिक कर देते हैं। हमने क्लिक कर दिया दोस्तों। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से काउंटडाउन शुरू होगा और ये मैसेज यानी ओटीपी आपके मोबाइल में, इसी मोबाइल नंबर पे आपके टेक्स्ट मैसेज में जा चुका होगा और उस ओटीपी को यहाँ पे फिल करना है। तो इस काउंटडाउन का हम इंतज़ार करेंगे और जैसे ही ये काउंटडाउन समाप्त होगा तो वहाँ पे 6 डिजिट का ओटीपी जो आपके मोबाइल नंबर में गया है उसको यहाँ पे फिल करना होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 अंकों का ओटीपी आपको फिल करना है। यदि ओटीपी आपके मोबाइल में नहीं पहुँचा है तो नीचे रीसेंड का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। दोस्तों जैसे ही आप वहाँ ओटीपी अपना फिल करेंगे तो ये पेज अपने आप खुल जाएगा। और इसके बाद दोस्तों यहाँ देख सकते हैं आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर शो हो रहा है। यहाँ पे आपको 4 अंकों का कोई पिन बनाना है जो आपको याद रहे और उसी पिन को दोबारा यहाँ भी इंटर करना है। चलिए हम यहाँ पिन बनाते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पिन बना दिया और उसी को री इंटर यहाँ पे कर दिया और उसके बाद हम रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। चलिए हमने क्लिक कर दिया दोस्तों। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से प्लीज़ वेट का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे हम डेनी पे क्लिक करते हैं, पुनः डेनी पे क्लिक करते हैं और ये यहाँ पे फिर पुनः जो आपने 4 अंकों का जो पिन बनाया है वो यहाँ पे मांग रहा है, तो वही यहाँ पे आपको फिल कर देना होगा और उसके बाद लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। चलिए हम यहाँ पे अपना 4 अंकों का पिन जो है वो इंटर यहाँ पे कर देते हैं। तो हमने जो पिन बनाया था वो यहाँ पे इंटर कर दिया दोस्तों और करने के बाद सिंपली यहाँ लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जो नेक्स्ट पेज होगा कुछ इस तरह से होगा। हमने डेनी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया है और आप इस पेज पे आ जाएंगे। दोस्तों जैसे ही इस पेज पे पहुंचेंगे तो यहाँ डैशबोर्ड शो होगा। इसमें आपके विद्यालय से संबंधित सारे डिटेल्स यहाँ पे शो होंगे। इसके अलावा 2 ऑप्शंस आपको और नजर आ रहे हैं। पहला है डीबीटी का, इसी पे आपको क्लिक करना है। चलिए डीबीटी वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो जो नेक्स्ट पेज होगा कुछ इस तरह से होगा और ये बॉक्स में आप देख रहे हैं आपके विद्यालय में कार्यरत सभी शिक्षकों की डिटेल यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे दोस्तों 3 कंडीशन हो सकता है, या तो आपके विद्यालय में जितने भी शिक्षक हैं सभी के नाम इसमें दिख रहे हैं, यहाँ पे कोई कमी नहीं है। तो आप नीचे की तरफ आएंगे और बिल्कुल नीचे कॉर्नर में आप देखेंगे यहाँ पे बॉक्स में आप उंगली क्लिक करेंगे तो यहाँ टिक हो जाएगा। यहाँ टिक करने के बाद यहाँ ग्रीन कलर में नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा। इस नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप अगले पेज पे चले जाएंगे। इस पेज पे आपको कुछ भी नहीं करना है। इसके अलावा दोस्तों दूसरी जो कंडीशन बनेगी वो ये होगी कि हो सकता है कि इस विद्यालय में पहले कोई टीचर हो, उनका भी नाम यहाँ शो हो रहा है, वर्तमान में इस विद्यालय में वो नहीं है, चाहे ट्रांसफ़र हो या किसी अन्य कारण से इस विद्यालय में वो नहीं है, दूसरे विद्यालय में चले गए हैं, तो यहाँ पे आपको रिमूव टीचर का ऑप्शन मिलता है। आपको यहाँ से इनको रिमूव करना होगा, डिलीट करना होगा। इसके अलावा दोस्तों तीसरी जो कंडीशन बनेगी वो ये बनेगी कि हो सकता है कोई टीचर आपके यहाँ नया आया हो और इस लिस्ट में उनका नाम शो नहीं हो रहा हो, तो यहाँ पे आपको ऐड न्यू टीचर करना होगा। तो यहाँ ऐड न्यू टीचर वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। तो चलिए बारी बारी से हम दोनों देख लेते हैं कि किसी न्यू टीचर को कैसे ऐड करेंगे और किसी टीचर को हम रिमूव यानी डिलीट कैसे करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम रिमूव करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों एक टीचर यहाँ पे हैं, इनको हम रिमूव करना चाहते हैं तो हम रिमूव टीचर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या आप अध्यापक को हटाना चाहते हैं, तो हम इनको हटाना चाहते हैं तो यहाँ सिंपली हम हाँ पे क्लिक कर देंगे। नहीं हटाना चाहते हैं तो नहीं पे करेंगे, लेकिन हमको हटाना है इसलिए हम यहाँ पे हाँ पे क्लिक करेंगे। तो चलिए हम हाँ को क्लिक कर देते हैं। हमने दोस्तों क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए रिमूव रीजन यानी कि किस वजह से आप रिमूव कर रहे हैं इनको, क्या कारण है। तो यहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ कारण ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ट्रांसफ़र है और रिटायरमेंट है, डेथ है, तमाम ऑप्शन है इसमें दिख जाएंगे आपको। यहाँ पे हम यहाँ पे ले रहे हैं ट्रांसफ़र को, क्योंकि ये टीचर ट्रांसफ़र होकर कहीं और चले गए हैं। तो यहाँ पे हमने ट्रांसफ़र को सेलेक्ट कर लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रांसफ़र आ चुका है। अब इसके बाद दोस्तों रिमूव रीज़न को क्लिक कर देंगे। तो हम रिमूव रीजन को क्लिक कर दिए हैं और यहाँ पे देखिए दोस्तों वो टीचर अब यहाँ से जा चुकी हैं। यहाँ पे लिस्ट में उनका नाम शो नहीं हो रहा है।
दोस्तों आइए अब हम देख लेते हैं कि वर्तमान में जो हमारे शिक्षक विद्यालय में कार्यरत हैं लेकिन इस सूची में उनका नाम नहीं है, तो उनको ऐड कैसे करेंगे। तो ऐड न्यू टीचर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज ये होगा और इस पेज पे जिस टीचर को आप ऐड कर रहे हैं उनका नाम होगा, यहाँ किस पद पे कार्यरत है, वो सहायक है या हेडमास्टर है, इस एरो पे क्लिक करके ऑप्शन चुनेंगे। उसके बाद यहाँ उनका मोबाइल नंबर और यहाँ उनके मानव क्षमता की ID जो न्यूमेरिक नंबर में होती है वो फिल करेंगे और उसके बाद ऐड टीचर पे क्लिक करेंगे। चलिए हम इनका पद सेलेक्ट करते हैं, यहाँ हम असिस्टेंट टीचर के रूप में ले लेते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप सूची में जो भी पद है उनका, यहाँ से आप इस सूची से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम असिस्टेंट टीचर सेलेक्ट कर लिए। इसके बाद हम यहाँ पे नाम, मोबाइल नंबर और उनके मानव क्षमता का कोड यहाँ डाल के और फिर ऐड टीचर पे क्लिक करते हैं। दोस्तों हमने सारी चीज़ें फिल कर ली हैं, अब हम यहाँ ऐड टीचर पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों जो नेक्स्ट पेज होगा आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जिस टीचर को हमने जोड़ा था वो यहाँ पे जुड़ चुके हैं। अब ऐसे में दोस्तों नीचे की तरफ आप आएंगे और यहाँ बॉक्स जो बना हुआ है इस पर आप टिक करेंगे, क्लिक करेंगे तो यहाँ टिक हो जाएगा, जैसे इस प्रकार से देखिए। और यहाँ पर लिखा है उपरोक्त दिए गए अध्यापकों का विवरण सत्यापित कर लिया गया है। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे आप नीचे की तरफ देखेंगे नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही ये टिक होगा वैसे ही नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, नेक्स्ट पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। हमने इस पर क्लिक कर दिया दोस्तों। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये पूछा जा रहा है क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो बिल्कुल बढ़ना चाहते हैं, हाँ पे आप क्लिक करेंगे। हमने क्लिक कर दिया है दोस्तों और क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज पे आप आ चुके हैं। यहाँ आपके संबंधित विद्यालय से सारे डिटेल्स यहाँ पे दिख रहे हैं और यहाँ पे टोटल छात्र संख्या दिखाई दे रही है। यहाँ देखिए इस ऑप्शन में टोटल इनरोलमेंट दिखाया जा रहा है, यहाँ पे 78 यहाँ पे दिखाया जा रहा है और ये सेशन है 2021-22। यहाँ टोटल स्टूडेंट वेरीफाइड अभी वेरीफाई नहीं किया गया तो 0 दिखा रहा है और यहाँ पे देख सकते हैं आप रिमेनिंग स्टूडेंट यानी जो बचे हुए स्टूडेंट है 78 यानी अभी कुछ भी नहीं किए हैं तो 78 यहाँ भी दिखा रहा है। अब यहाँ देखिए यदि आपके विद्यालय में सत्र 2021-22 के अंतर्गत छात्र छात्रा नीचे दी गई सूची में प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं तो प्रेरणा पोर्टल पर छात्र छात्राओं का विवरण जोड़ें। यानी कि जो सूची में बच्चे आपके यहाँ कम दिख रहे हैं तो प्रेरणा सूची पे वहाँ जाके आप नामांकन कीजिए, अगले दिन 24 घंटे बाद यहाँ पे भी शो होने लगेंगे। दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखिए दोस्तों 2 ऑप्शन आपको दिखेंगे, एक तो वेरीफाई का है और यहाँ ड्रॉप आउट का है। ड्रॉप आउट उन बच्चों के लिए है जो अब आपके विद्यालय में नहीं पढ़ रहे हैं, ये कहीं और चले गए हैं किसी भी कारण से, चाहे काम पर चले गए हों या फिर दूसरे विद्यालय में नामांकन करा लिए हों, तो इनके लिए ऑप्शन होगा कि किस कारण से आप ड्रॉप आउट में डाल रहे हैं। तो ऐसे बच्चों को आप ड्रॉप आउट में डालिए जो आपके विद्यालय में अब नहीं है, और यदि है सब कुछ ठीक है तो यहाँ आप वेरीफाई पे क्लिक करें। तो आइए दोस्तों सबसे पहले हम वेरीफाई करके देखते हैं बच्चे को। हम आपको बता दें कि जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे तो ये वेरीफाई किया हुआ बच्चा लिस्ट में सबसे नीचे की तरफ जाएगा और ये जो वेरीफाई आपने नहीं किया है, जिन बच्चों की लिस्ट वेरीफाई नहीं है, वो ऊपर की तरफ आपको शो होगी। यानी आप वेरीफाई करते जाएंगे तो ये नीचे की तरफ जुड़ते जाएंगे वेरीफाइड बच्चे, और जो वेरीफाइड नहीं है वो ऊपर की तरफ आते जाएंगे आपको वेरीफाई करने के लिए। आप समझ पा रहे होंगे। तो आइए हम इस अमन नाम के बच्चे को वेरीफाई करते हैं। चलिए वेरीफाई पे हमने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद ये सवाल आएगा क्या आप छात्र का वेरिफिकेशन करना चाहते हैं, तो बिल्कुल हम करना चाहते हैं, हाँ पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक कर दिया हमने दोस्तों और यहाँ पे देखिए वेरीफाई ये बच्चा हो चुका है और यहाँ अमन नाम का जो लड़का था वो यहाँ से गायब हो चुका, और गायब नहीं हुआ बल्कि ये बिल्कुल लिस्ट में नीचे की तरफ चला गया होगा। अभी हम दिखाते हैं आपको, और जो वेरीफाई बच्चा नहीं था वो पुनः यहाँ पे आ गया। हमको इसको भी वेरीफाई करना है। ये देखिए अंश नाम का बच्चा है, ये इसको हम अब वेरीफाई करते हैं। हमने वेरीफाई पे क्लिक कर दिया दोस्तों, यहाँ पे हम हाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक कर दिया है और ये अंश जो दिख रहा है सामने देखिए ये जा चुका है अब यहाँ से। अब आ गई अंशिका, यानी कि जो बच्चा ऊपर की तरफ आएगा वो वेरीफाई किया जाएगा और जो वेरीफाई आप कर देंगे वो नीचे की तरफ लिस्ट में जाके जुड़ता जाएगा। आइए हम नीचे की तरफ आप करके दिखा देते हैं। बिल्कुल नीचे चलते हैं इस लिस्ट में। चलिए हम नीचे की लिस्ट में ले चलते हैं आपको, जो वेरीफाई किए हैं हम अमन को। यहाँ पे देखिए ये अमन बच्चा सबसे नीचे आ चुका है कि नहीं, आप देख सकते हैं स्टूडेंट वेरीफाइड यहाँ लिखा हुआ है। अंश को किया है हमने, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट वेरीफाइड लिखा है। तो जो भी बच्चा वेरीफाई होगा नीचे की तरफ आएगा और जो वेरीफाई नहीं किए रहेंगे आप वो आपके सामने ऊपर की तरफ शो होने लगेंगे। तो दोस्तों इस प्रक्रिया से आप बच्चों को वेरीफाई कर लेंगे। आइए अब दूसरा जो विकल्प है ड्रॉप आउट, तो ड्रॉप आउट बच्चे को हम कैसे करेंगे इसको भी हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए सुनील नाम का बच्चा है, यहाँ सुशील है, देखिए सुशील को ले लेते हैं। ये सुशील नाम का बच्चा है, हमको इसे डिलीट करना है तो कैसे करेंगे, ड्रॉप आउट कैसे करेंगे। हमारे यहाँ ये बच्चा पढ़ता नहीं है तो हम ड्रॉप आउट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हमने क्लिक कर दिया दोस्तों। क्लिक करने के बाद यहाँ रीजन पूछा जा रहा है कि किस रीजन से ड्रॉप आउट आप कर रहे हैं, तो यहाँ एरो पे आपको क्लिक करना होगा और इसमें रीजन आपके सामने है।
विद्यालय दूर होने के कारण, कक्षा कक्ष में छात्र संख्या अधिक होने के कारण, शिक्षक का व्यवहार अनुचित होने के कारण, तमाम ऑप्शन इसमें दिए गए। जो उचित कारण हो इसमें पढ़ लीजिएगा और अपने से संबंधित जो सबसे उचित कारण लगे उसको यहाँ पे दे दीजिएगा। हम यहाँ अन्य सेलेक्ट करते हैं। हमने सेलेक्ट कर लिया दोस्तों, यहाँ कारण सेलेक्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब हम हाँ पे यहाँ क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम यहाँ हाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए जो सुशील नाम का बच्चा था यहाँ से गायब हो चुका है, जा चुका है। तो दोस्तों ये प्रक्रिया सभी बच्चों के साथ आपको करनी है। या तो बच्चे को, जो बच्चा आपके विद्यालय में नहीं है उसे ड्रॉप आउट की श्रेणी में रखना है, और जो बच्चा आपके यहाँ है तो सबको वेरीफाई करना है। तो चलिए हम इस प्रक्रिया को पूर्ण करके आपको नेक्स्ट पेज पे ले चलते हैं। अब दोस्तों हमने जितने भी बच्चे थे उनको ड्रॉप आउट और वेरीफाई का काम हमने पूर्ण कर लिया है। दोस्तों जैसे ही आप नेक्स्ट बटन क्लिक करेंगे तो इस पेज पे आप आएंगे। इस पेज पे आपको कक्षा का चयन करना है। जिस कक्षा के लिए जिस अध्यापक को अलॉट करना चाहते हैं काम करने के लिए, उसे आप यहाँ अलॉट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरी एक सलाह आपको होगी कि जो टेक्निकल नॉलेज रखता है उसी अध्यापक को सभी कक्षाओं का आवंटन कर दीजिए और उनके सहयोग में आप बैठ जाएँ, तो ये बेहतर कार्य होगा। दोस्तों ये कक्षाओं में किस कक्षा में कितने बच्चे हैं वो चीज़ दिखा रहा है। ये हम एक ही शिक्षक को अलॉटेड दिखा रहा है, इसलिए कि हम एक ही शिक्षक को सभी कक्षाएं अलॉट कर दिए हैं। यदि आप चाहते हैं कि अलॉट किया हुआ रद्द कर दें, किसी और शिक्षक को देना चाहते हैं, तो आप यहाँ ऑप्शन मिल जाता है आवंटन कक्षा को रद्द करने के लिए क्लिक करें। तो यहाँ आप क्लिक करके नेक्स्ट पेज पे आप जो भी कक्षा जैसे 1 और 2 को छोड़ना चाहते हैं तो यहाँ टिक करके यानी क्लिक करेंगे। जैसे ही टिक करेंगे ये अनटिक हो जाएगा और इस तरह से दूसरे को आप यहाँ अलॉट भी कर सकते हैं। लेकिन बेहतर सलाह यही होगा कि टेक्निकल नॉलेज रखने वाले अध्यापक को सभी कक्षाएं आवंटित करके आप उनका सहयोग करें। चलिए अब हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों जो नेक्स्ट पेज होगा वो ये होगा। दोस्तों जैसे ही आप इस पेज पे आएंगे तो यहाँ पे पहले आपको दिख जाएगा कुल नामांकित छात्र छात्राएं 76 यहाँ हमारे यहाँ दिखा रहा है। तो अगर प्रेरणा पोर्टल पे आपने कुछ और नामांकन कर लिए हैं और ये संख्या कम दिख रही है आपको, तो यहाँ एडिट का ऑप्शन मिल जाता है। इस पर सिंपली आप क्लिक करके इसे संशोधित कर सकते हैं। चलिए हम एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये पेज आपके सामने डिस्प्ले होगा। इस पेज पे आपको अपने विद्यालय का यहाँ U- कोड डालना होगा। इसके बाद आपके विद्यालय में जितने भी बॉयज़ इनरोल्ड हैं यानी नामांकित हैं, तो बॉयज़ की संख्या यहाँ और टोटल गर्ल्स की संख्या यहाँ देनी है। और यहाँ पे ऑटोमेटिक काउंट करके कितनी संख्या हुई वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद नीचे ये सेव का बटन दिख रहा है आपको, इस पे क्लिक करके आप इसे सेव कर सकते हैं। चलिए दोस्तों हम भी अपना करेक्शन यहाँ कर लेते हैं। दोस्तों अब हमने विद्यालय का U- कोड डाल दिया है हमने, और यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे बॉयज़ की संख्या हमने दे दी है और अब हम यहाँ गर्ल्स की संख्या दे देते हैं। गर्ल्स की संख्या हमारे यहाँ 33 है। तो इस तरह से टोटल काउंट होके आप देख सकते हैं यहाँ 77 यहाँ पे शो हो रहा है, ऑटोमेटिक ये काउंट हो चुका है। अब हमको सिंपली इस सेव वाले बटन पे क्लिक कर देना। चलिए हम सेव को क्लिक करते हैं। हमने क्लिक कर दिया दोस्तों, और क्लिक करने के बाद ये डाटा संशोधित हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे पुनः आप उसी पेज पे आ गए हैं जहाँ क्लास का बंटवारा होना था। तो यहाँ पे फिर हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और अगले पेज पे हम पहुँच जाएंगे। चलिए हम नेक्स्ट पे क्लिक कर दिए हैं और यहीं पे हम पुनः आ चुके हैं। दोस्तों अब यहाँ इस पेज पे जो दूसरा महत्वपूर्ण कार्य करना है वो है अभिभावकों माता पिता का डाटा भरें और प्रमाणित करें। तो यहाँ पे दोस्तों जितने बच्चों का आपने वेरिफिकेशन किया है, वेरीफाई किया है बच्चों का, उनकी संख्या 76 है। यहाँ पे देखिए हमने वेरीफाई किया है और इसी फोल्डर में उनकी सूची है। तो आपको इसी फोल्डर पर यहाँ क्लिक करना है। हमने क्लिक कर दिया दोस्तों। क्लिक करने के बाद जितने भी बच्चे वेरीफाई हैं उनकी सूची आपके सामने आ चुकी है। आप देख सकते हैं नीचे से ऊपर तक। अब इसमें हर बच्चे के सामने देखिए ग्रीन कलर में लिखा हुआ है विवरण भरें। आप देख सकते हैं यहाँ हर बच्चे के सामने लिखा है विवरण भरें। तो हर एक बच्चे के सामने जो विवरण भरें लिखा है, इस पर आपको क्लिक करके और उस बच्चे से संबंधित डिटेल्स को चेक करना है, उसे करेक्ट करना है। उसके अलावा उसके अभिभावक का आधार भरना है और उसके अलावा उसके बाद उसके बैंक अकाउंट को भी आपको वेरीफाई करना है। तो इस तरह से दोस्तों हर बच्चे के आगे विवरण भरें लिखा है, उस पर आपको क्लिक करके ये काम संपादित करना है। आइए उदाहरण स्वरूप एक बच्चे को लेके हम विवरण भरे पे क्लिक करके इस कार्य को दिखा देते हैं। दोस्तों अब हमने यहाँ पे इस बच्चे को चूज कर लिया है और इसका विवरण भरे पे हम क्लिक करके इसके विवरण को भरते हैं। चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। हमने क्लिक कर दिया दोस्तों। क्लिक करने के बाद ये पेज आपके सामने आएगा। यहाँ पे उस बच्चे से संबंधित उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, क्लास, और यहाँ पे एक एंट्री आपको करनी होगी स्टूडेंट एड्रेस में आप बच्चे का विलेज और पोस्ट यहाँ पे फिल करेंगे। जैसे ही आप यहाँ उंगली क्लिक करेंगे तो यहाँ कीपैड खुल जाएगा और यहाँ पे स्टूडेंट के विलेज को और पोस्ट को यहाँ पे आप फिल करेंगे। उसके बाद दोस्तों जो भी इसमें करेक्शन करने की बात हो वो भी हो सकता है। यहाँ पे जैसे ब्लॉक है, ब्लॉक के एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से ब्लॉक सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके नीचे डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट के एरो पे क्लिक करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये देख लेंगे सही है या गलत है। दूसरी एंट्री आपको करनी है यहाँ पे राशन कार्ड से रिलेटेड। आप यहाँ देख सकते हैं वो APL, BPL या फिर अंत्योदय में आता है।
इसमें से कोई एक आप सेलेक्ट करेंगे। यदि उसके पास तीनों नहीं है तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज, इसको आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद दोस्तों कहीं उनके डेट ऑफ बर्थ में या कहीं अन्य जगह पे अगर कोई करेक्शन की गुंजाइश है, कहीं गलती से कोई चीज़ें गलत फीड हो गई हैं तो उसको संशोधित करने का ऑप्शन यहाँ येस और नो के रूप में है। अगर कोई संशोधन नहीं है तो नो को क्लिक करेंगे, और यदि कोई बच्चे में संशोधन है तो क्या क्या आप संशोधित कर सकते हैं, येस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। चलिए हम येस पे क्लिक करते हैं। यदि कोई त्रुटि है तो हम येस पे क्लिक कर लेंगे, और येस पे क्लिक करने के बाद एक विंडो नीचे की तरफ दिख रहा है आपको। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आप संशोधित कर सकते हैं, एसआर नंबर कर सकते हैं, जेंडर कर सकते हैं, बच्चे के नाम में गड़बड़ी है वो भी संशोधित कर सकते हैं, और बच्चे का क्लास अगर गड़बड़ है तो वो भी संशोधित कर सकते हैं। इस एरो पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो लिस्ट खुलेगी, इसमें से सही बच्चे के कक्षा को चयन कर लेंगे और यहाँ से ये भी करेक्शन हो सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों करेक्शन करेंगे कैसे, इसका तरीका यही है कि मान लीजिए हमको डेट ऑफ बर्थ में अगर करेक्शन करना है तो ये जो बॉक्स बना है इस पर हम क्लिक करेंगे तो टिक हो जाएगा, और यहाँ पे हम एंट्री इसकी आसानी से कर सकते हैं। जैसे हमने DOB जो लिखा है डेट ऑफ बर्थ, इस पर हमने क्लिक कर दिया, देखिए ये पिंक कलर में टिक हो गया। अब यहाँ पे हम उंगली इस बॉक्स में अगर क्लिक करेंगे तो आसानी से हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। ये देखिए कैलेंडर आ चुका है और यहाँ से संशोधित कर सकते हैं। तो जो संशोधन आपको करना हो यहाँ बॉक्स में क्लिक कीजिए, वो टिक हो जाएगा। टिक होने के बाद कोई भी संशोधन इस बॉक्स में आप लिख के कर सकते हैं। क्लियर। अब दोस्तों इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो आ रही है, अब देखिए गार्जियन की डिटेल भरने के लिए। ये तो बच्चे की बात थी, अब हम गार्जियन की बात करते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा, जब गार्जियन से आप आधार कार्ड ले रहे हैं तो उसके संदर्भ में एक सहमति पत्र उनसे लेनी होगी, और अपने को यहाँ से एक्सेप्ट करना होगा। ये आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो गार्जियन का आधार आप ले रहे हैं वो सिर्फ इसी DBT के कार्य के लिए ले रहे हैं, अन्यत्र किसी का इस आधार का, गार्जियन के आधार का कहीं अन्यत्र आप उपयोग नहीं करेंगे। इस चीज़ को आप यहाँ एक्सेप्ट कर रहे हैं, और ये जानकारी आप गार्जियन को दे रहे हैं, इस चीज़ को भी आप यहाँ एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से इस सहमति पत्र है दोस्तों, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके प्रारूप को हमने दे दिया है, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड करके और ये सहमति पत्र अपने रिकॉर्ड में अपने विद्यालय में अवश्य रखिएगा। गार्जियन से सहमति पत्र अवश्य ले लीजिएगा और अपने पास सुरक्षित रख लीजिएगा। तो यहाँ पे हम एक्सेप्ट वाले बटन पे, यहाँ जो चौकोर खाना बना है यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, आई एक्सेप्ट, तो हम यहाँ क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ देख सकते हैं इस तरह का इंटरफेस नीचे की तरफ आएगा। रिलेशन विद गार्जियन, गार्जियन के साथ बच्चे का क्या रिलेशन है, कोशिश कीजिएगा कि उनके अभिभावक का हो। यहाँ एरो पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद फादर, मदर, ग्रैंडफादर तमाम इसमें ऑप्शन है, इसमें जो कि आपको ये देखना है कि अगर ज़्यादातर अच्छा होगा कि उनके माता या पिता का हो तो वो आपके हक में होगा। तो चलिए हम यहाँ फादर सेलेक्ट करते हैं। फादर हमने सेलेक्ट कर लिया दोस्तों। अब यहाँ ये जो बार कोड स्कैन करने के लिए आया है, यहाँ पे देख सकते हैं स्कैन आधार कार्ड। तो अगर बच्चे के गार्जियन का आधार कार्ड ओरिजिनल है तो उस पर जो बार कोड बना होता है, तो यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो कैमरा खुलेगा और उस बारकोड को सामने की तरफ रख देंगे, तो ना तो आपको गार्जियन का आधार नंबर भरना पड़ेगा, ना गार्जियन का नाम भरना पड़ेगा, ना जेंडर भरना पड़ेगा, ये सभी चीज़ें ऑटो फिल हो जाएंगे। और यदि आपके पास ओरिजिनल आधार गार्जियन का नहीं है तो फिर इन सारी चीज़ों को आपको मैन्युअली इंटर करना पड़ेगा, यानी भरना पड़ेगा। तो दोस्तों चलिए हम इन सारी चीज़ों को भी भरते हैं। नीचे की तरफ जब सारी चीज़ें भर लेंगे तो आपको क्लिक हियर टू वेरीफाई आधार पे आपको क्लिक करना होगा। चलिए हम इतनी चीज़ों को भर के और फिर आपको दिखाते हैं। दोस्तों अब हमने आधार में नाम दे दिया है, आधार की डिटेल्स हमने फिल कर दी है। अब इसके बाद हमको क्लिक हियर टू वेरीफाई आधार, लेकिन यहाँ पे सावधानी आपको ये रखनी है कि आधार में जैसा नाम गार्जियन का है बिल्कुल ऐसा ही नाम लिखना है, बिल्कुल उसमें डिफ़र नहीं होना चाहिए। जहाँ स्पेस है वहाँ स्पेस रखिए, जहाँ स्पेस नहीं है वहाँ स्पेस नहीं रखिए। जैसा आधार में नाम है वैसा ही आपको लेना है यहाँ पे। और दूसरी चीज़ कि ये भी ध्यान रखना है कि आधार उस अकाउंट से, यानी कि जिस खाते का आप विवरण देंगे नीचे की तरफ, यहाँ पे नीचे अभी बैंक इंफॉर्मेशन है आप देख सकते हैं, तो नीचे की तरफ जो विवरण देंगे तो इस आधार का लिंक इस खाते से होना अनिवार्य है। तो इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा। चलिए दोस्तों हम क्लिक हियर टू वेरीफाई आधार पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे देखिए ये सारे डिटेल्स यहाँ पे आ चुके हैं, और यहाँ पे चेक करने के बाद कह रहा है प्रोसीड करने के लिए, तो हम सिंपली यहाँ प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। हमने प्रोसीड पे क्लिक कर दिया है और ये प्रोसीड हो चुका है दोस्तों। और यहाँ हम नीचे देख सकते हैं कि लिख के आ गया है कि आधार का सत्यापन हो चुका है, यानी कि आधार ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगर ये गलत होता, नाम में कहीं त्रुटि करते या आधार नंबर में कहीं त्रुटि होता तो आपको यहीं पे वेरीफाई नहीं होता। इसका मतलब ये आधार सही है। अब बचता है बैंक इंफॉर्मेशन, तो आप नीचे आएंगे, अब बैंक इंफॉर्मेशन डिटेल भरेंगे।
अब यहाँ पे दोस्तों बैंक का विवरण भरने में सबसे पहले आप क्या करिए कि उस बैंक का आईएफएससी कोड सबसे पहले यहाँ डाल देंगे। तो फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पे बैंक का नाम और ब्रांच का नाम, बैंक का एड्रेस, ये तीनों चीज़ें ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगी, आपको भरना नहीं पड़ेगा। सबसे पहले आईएफएससी कोड यहाँ पे डाल लें। उसके बाद दोस्तों नीचे की तरफ गार्जियन का जो अकाउंट नंबर है बैंक का, वो अकाउंट नंबर यहाँ डालना है और इसी अकाउंट नंबर को दोबारा यहाँ पे पुनः फिल करना है, यानी 2 बार अकाउंट नंबर डालना है, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। उसके बाद अपडेट एंड सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए हम इस प्रक्रिया को भी पूर्ण कर लेते हैं। दोस्तों अब हमने सारी एंट्रीज यहाँ कर ली है और जैसे ही आप यहाँ आईएफएससी कोड डालेंगे तो आईएफएससी कोड डालने के बाद यहाँ बैंक नेम में या ब्रांच नेम में जैसे अपनी उंगली क्लिक करेंगे तो सारे डिटेल्स अपने आप फिल हो जाएंगे। तो इसके बाद दोस्तों हमने अकाउंट नंबर भी डाल लिया है और अकाउंट नंबर डालने के बाद अब हम अपडेट एंड सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। दोस्तों अब पिछले पेज पे आपने आधार वेरिफिकेशन किया, उसके बाद बैंक डिटेल्स भरी और उसके बाद उसे सेव कर दिया। सेव करने के बाद दोस्तों वो पुनः इसी में आ जाएगा और वो प्रमाणित करें का ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो पेज आपके सामने आएगा, हम दिखाते हैं आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कुछ इस तरह से पेज आएगा और यहाँ पे जिस बच्चे को आपने सेव कर दिया है, जिसका डाटा सेव कर दिया है, आधार वेरिफिकेशन, बैंक अकाउंट सेव कर दिया है, वो यहाँ पे प्रमाणित करे का ऑप्शन आएगा और जो बच्चे शेष रहेंगे उनको जैसे हमने आपको दिखाया विवरण भरें, इस तरह का ग्रीन कलर में लिखा हुआ आएगा। तो हर बच्चे का इसी प्रकार से विवरण आप भरेंगे और जब विवरण भर के सेव कर देंगे तो फिर प्रमाणित करें का ऑप्शन ग्रीन कलर की जगह पे ब्लैक कलर में आपको दिखेगा और जब इस प्रमाणित करें वाले ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपका डिटेल जो है वो बीईओ के पोर्टल पे चला जाएगा। तो आपको हर बच्चे को ऐसे ही प्रमाणित कर देना है और प्रमाणित करने के बाद पुनः इसे प्रमाणित करें वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और जब ये क्लिक करेंगे तो ये सारी सूचनाएं बीईओ के पोर्टल पे सेंड हो जाएंगी। दोस्तों अभी इस पेज पे कुछ मुख्य बिंदुओं को यहाँ जान लेते हैं। जितने भी बच्चों को आप प्रमाणित करते जाएंगे तो यहाँ जो संख्या होगी उसमें एक एक करके कम होते जाएंगे और जो प्रमाणित छात्र होंगे वो इस फोल्डर में आपको नजर आएंगे, यहाँ पे उनकी काउंटिंग शुरू हो जाएगी। तो जो आपके द्वारा प्रमाणित छात्र हैं वो इसमें शो होंगे, जो आधार वेरिफिकेशन नहीं हुआ, प्रमाणित छात्र नहीं है, वो बच्चे आपको यहाँ अप्रमाणित छात्र में शो होंगे। इसके नीचे आप ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है बीईओ को भेजे गए प्रमाणित छात्र, यानी जो आपने बीईओ को फॉरवर्ड कर दिया प्रमाणित करके, जो बीईओ के लिए जो ब्लैक कलर में आपको हमने दिखाया, उस पर आप क्लिक करके बीईओ को जो भेज देंगे तो वो छात्र इसमें दिखेंगे। और इसके अलावा बीईओ द्वारा वापस भेजे गए छात्र का फोल्डर ये है, यानी कि इसमें कोई त्रुटि रह गई या फिर कहीं डबल बच्चे हो गए, एक ही विद्यालय के 2 जगह होते हैं या फिर कोई अन्य प्रकार की जिस प्रकार भी त्रुटि होती है उसमें, तो बीईओ पुनः आपको वापस भेज देंगे। तो वापस भेजे गए जो छात्र होंगे वो इस फोल्डर में दिखेंगे। आप क्लियर हो पा रहे होंगे, साफ साफ लिखा है यहाँ बीईओ द्वारा वापस भेजे गए छात्र, तो इस फोल्डर में आप क्लिक करके देखेंगे। इसके अलावा दोस्तों नीचे की तरफ आप ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे है पीएफएमएस बैंक खाता सीडिंग भुगतान रिपोर्ट, यानी कि आधार जो है वो बैंक के खाता से लिंक नहीं है। तो इस स्थिति में पीएफएमएस द्वारा जो भेजा जाएगा रिपोर्ट, वहाँ से रिटर्न किया जाएगा संशोधन के लिए, वो आपको इसमें नजर आएगा और ये सारी प्रक्रिया, सारे संशोधन आप ही को करना है, किसी और को नहीं। इसलिए आप विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा कि एक बार में ही आप सही तरीके से डाटा फीड करें ताकि आपको इस कार्य को दोबारा न करना पड़े। इसके अलावा दोस्तों सर्वर पर भेजे गए डाटा, तो यहाँ पे ऑप्शन जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे दोस्तों, इस पर चलिए हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये पेज आएगा, यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, सर्वर पर नहीं भेजे गए रिपोर्ट और सर्वर पर भेजे गए रिपोर्ट। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि जब आप सर्वर भेजते हैं और वो कहीं आप नेटवर्क में नहीं है, डाटा आपका नहीं चल रहा है, नेट नहीं चल रहा है, तो उस समय सर्वर पर नहीं भेजे गए रिपोर्ट वाले ऑप्शन में दिखेगा और सर्वर पर भेजे गए रिपोर्ट जब आप नेटवर्क में आते हैं, जहाँ नेट आपका काम करना शुरू करता है, तो वो इधर की तरफ चलाता है, पुनः इसे सर्वर पर भेज सकते हैं। तो इसके लिए ये विकल्प है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इसमें सारी चीज़ें स्पष्ट हो पाई होंगी। ये ध्यान जरूर रखिएगा कि गलती की गुंजाइश ना रखिएगा, क्योंकि गलती अगर करेंगे तो पुनः हर स्तर से देख रहे हैं डाटा वापस आएगी, चाहे बीईओ आपको वापस करेंगे या फिर सीधे आप ये कह लें कि पीएफएमएस बैंक खाता सीडिंग के मामले में भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर वो वापस आके यहीं पे बेस में आपके पास ही आना है और ये संशोधन आप ही के द्वारा होना है। तो हर हाल में आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि आपसे कोई त्रुटि न हो। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं मेरा वीडियो पसंद आया होगा। कोशिश की है हमने कि सारी चीज़ों को इसमें समाहित कर सकें। यदि कोई
चीज़ छूट गई हो या कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। कोशिश करेंगे कि आपकी समस्याओं का हल दे सकें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।